हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मैसिव स्किल मैकेनिकल में स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों से एनएमडीसी का जूनियर ऑफिसर की जो वैकेंसी अभी निकली है 2022 में, उसका मैं आपसे मॉडल पेपर डिस्कस करूंगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखिए। ये पूरा का पूरा वीडियो एनएमडीसी के सिलेबस को ध्यान में रख करके बनाया हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को आगे शुरू करते हैं। तो चलिए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है कि लोम सैंड कॉम्प्राइजेज ऑफ, यानी कि लोम सैंड का जो परसेंटेज होता है वो कितना होता है। 50% सैंड एंड 10% मॉइस्चर, 40% क्ले एंड 10% मॉइस्चर, या फिर 40% क्ले एंड 10% मॉइस्चर, या फिर है आपका 80% क्ले एंड 20% मॉइस्चर। तो देखिए बेसिकली आपका लोम सैंड के बारे में जब कभी भी हम बात करते हैं तो इसमें बेसिकली क्या होता है, 50% सैंड होता है और आपका 50% क्ले होता है। ठीक है, अगर आप 100% के फॉर्म में लिखेंगे तो कुछ इस तरह होगा, पर यहाँ पर क्या बोला है, क्ले की बात नहीं हो रही है। तो 50% सैंड और आपका मॉइस्चर जो है वो आपका 10% रहेगा। तो ए आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है कि द हाइट ऑफ अ सिंपल वाट गवर्नर इज प्रोपोर्शनल टू, पहला ऑप्शन है स्पीड यानी कि एन के, या फिर 1/n, या फिर n स्क्वायर, या फिर 1/n स्क्वायर। तो इस हाइट ऑफ अ सिंपल वाट गवर्नर, तो h इज इक्वल टू क्या होगा, तो हाइट जो होगा वो आपका किसके प्रोपोर्शनल होगा, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/n स्क्वायर होगा। बेसिकली इसका जो फॉर्मूला है वाट गवर्नर में वो क्या होता है, तो वो होता है आपका 895/n स्क्वायर। ये आपका एग्जैक्ट फॉर्मूला है। इसमें अगर 895 आप हटा देंगे तो 1/n स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इसको डिराइव किया जाता है। तो डी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि द स्पीड रेंज सुटेबल फॉर वाट गवर्नर, वाट गवर्नर का जो स्पीड रेंज होता है वो कितना होता है, 20 to 50 आरपीएम, 60 to 80 आरपीएम, 80 to 125 आरपीएम, या फिर आपका 125 to 250 आरपीएम। तो देखिए जो वाट गवर्नर की जो स्पीड होती है वो स्पीड का रेंज मतलब होता है कि कितने के बीच में होगा। तो जो उसका स्पीड रेंज होता है वो होता है आपका 60 to 80 आरपीएम में, रोटेशनल पर मिनट। तो आपका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि द क्रिटिकल प्रेशर रेशियो फॉर इनिशियली ड्राई सैचुरेटेड स्टीम इज 0.528, 0.546, 0.577, या फिर 0.582। देखिए यहाँ पर जब इनिशियली क्रिटिकल प्रेशर रेशियो जो है वो 3-4 का आता है। एक आता है आपका इनिशियल ड्राई सैचुरेटेड स्टीम का, एक आता है आपका इनिशियली वेट स्टीम का, एक आता है आपका सुपर हीटेड स्टीम का, एक आता है आपका गैसेस का। ठीक है, तो कुछ इस तरह से इसके अलग अलग आते हैं एग्जाम में, कोई ना कोई एक आपका क्रिटिकल प्रेशर रेशियो ज़रूर आता है। तो यहाँ पर 0.528 जो है वो किसका है, तो वो है आपका गैस का। उसके बाद में 0.546 किसका है, तो वो है आपका सुपर हीटेड स्टीम का। उसके बाद में 0.577 जो है तो वो है आपका इनिशियली ड्राई सैचुरेटेड स्टीम का। तो सी करेक्ट आंसर होगा हमारा क्वेश्चन का। और 0.582 जो दिया है वो किसका है, तो वो आपका इनिशियली वेट स्टीम का है। तो ये भी आपको याद रखना है। पूरे के पूरे ऑप्शंस को हम डिटेल में समझेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि द स्टीम लीव्स द नोजल एट हाई प्रेशर एंड लो वेलोसिटी, हाई प्रेशर एंड हाई वेलोसिटी, लो प्रेशर एंड लो वेलोसिटी, या फिर लो प्रेशर एंड हाई वेलोसिटी। तो देखिए सबसे पहले हमने नोजल को बनाते हैं। तो नोजल का शेप कैसा होता है, तो नोजल का शेप कुछ इस तरह होता है। इसको कन्वर्जेंट शेप बोलते हैं, जिसका यहाँ पे क्रॉस सेक्शन एरिया जो होता है वो आपका हाई ज़्यादा होता है। ठीक, यहाँ पे इसका डायमीटर ज़्यादा होता है और यहाँ पे जो इसका डायमीटर होता है वो काफ़ी ज़्यादा कम होता है। तो डायमीटर कम होने की वजह से, उसका क्रॉस सेक्शन एरिया कम होने की वजह से वेलोसिटी जो है वो हाई हो जाती है। तो जब आपका वेलोसिटी हाई होता है तो प्रेशर अपने आप लो हो जाता है। तो डी आपका करेक्ट आंसर है। यहाँ पे क्वेश्चन दो तरह से आता है। एक आता है कि द स्टीम लीव्स, यानी कि जब स्टीम बाहर निकलता है तो क्या रहता है, तो लो प्रेशर हाई वेलोसिटी। और स्टीम जब एंटर्स होता है, यानी कि नोजल में जब स्टीम इंटर होता है तो उस समय क्या होता है, तो उस समय उसका बेसिकली हाई प्रेशर रहता है और लो वेलोसिटी रहता है। तो ये भी आपको याद रखना है, दोनों में से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि द इफेक्ट ऑफ फ्रिक्शन इन अ नोजल ड्राइनेस फ्रैक्शन ऑफ स्टीम क्या होगा, इंक्रीज होगा या फिर डिक्रीज होगा, रिमेन सेम रहेगा, या फिर नन ऑफ द अबव। तो बेसिकली बोल रहा है कि आपका फ्रिक्शन का इफेक्ट क्या रहेगा नोजल में, उसका ड्राइनेस फ्रैक्शन ऑफ स्टीम में। तो मान लीजिए आपका ये नोजल है, तो नोजल का जब फ्रिक्शन की वजह से क्या होगा नोजल में, तो ड्राइनेस फ्रैक्शन ऑफ स्टीम जो है वो आपका इंक्रीज हो जाएगा। तो ए आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि ड्यूरिंग ए रेफ्रिजरेशन साइकिल हीट इज रिजेक्टेड बाय द रेफ्रिजरेंट इन अ कंडेंसर, कंप्रेसर, इवापोरेटर, या फिर एक्सपांशन वाल्व। देखिए बेसिकली यहाँ पे ये चार जो बेसिक आपका इक्विपमेंट है किसका है, तो ये आपका रेफ्रिजरेशन सिस्टम का बेसिक इक्विपमेंट माना जाता है। तो इन चारों में आपका रेफ्रिजरेशन साइकिल जो है वहाँ उसमें हीट रिजेक्टेड, हीट एब्जॉर्ब आता है, एक हीट रिजेक्टेड आता है।
दो ही चीज़ आता है। तो एक आपका हीट एब्जॉर्ब जो आता है वो होता है आपका इवापोरेटर में, और हीट रिजेक्शन जो होता है वो होता है आपका कंडेंसर में। तो ए आपका करेक्ट आंसर होगा। कंडेंसर में कंडेंसर ट्यूब लगा रहता है जिसके थ्रू जो है हीट आपका रिजेक्ट होता है। हीट रिजेक्ट होने की वजह से टेम्परेचर बढ़ता है, तो सबसे हीटिंग जोन जो है वो भी कंडेंसर को माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन इज इक्वल टू 120 किलो जूल पर मिनट, 210 किलो जूल पर मिनट, 420 किलो जूल पर मिनट, या फिर 620 किलो जूल पर मिनट। 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन, 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन को शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं, तो हम इसको लिखते हैं 1 TR। तो 1 TR इज इक्वल टू कितना होता है, तो 1 TR इज इक्वल टू होता है आपका 210 किलो जूल पर मिनट। ठीक है, तो आपका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा कि द प्रिंसिपल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ अ फ्यूल्स आर कार्बन एंड हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, सल्फर एंड ऑक्सीजन, या फिर सल्फर एंड हाइड्रोजन। तो किसी भी फ्यूल्स में सबसे बेसिक के कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूएंट्स मतलब होता है कि उसमें क्या क्या मिला हुआ रहता है। तो बेसिकली फ्यूल्स में क्या रहता है, तो फ्यूल में आपका कार्बन एंड हाइड्रोजन रहेगा। तो ए आपका करेक्ट आंसर होगा। एग्जाम में बहुत सारे लोग गलती कर देते हैं और ऑक्सीजन को टिक कर देते हैं। देखिए ऑक्सीजन कभी भी फ्यूल्स में फ्यूल के साथ नहीं रहता है, क्योंकि अगर फ्यूल के साथ ऑक्सीजन रहेगा तो वो तुरंत क्या हो जाएगा, तो तुरंत आपका फायर हो जाएगा। इसीलिए ऑक्सीजन जो है अलग से हमको दिया जाता है, अलग से हम देते हैं ताकि वो फ्यूल बर्न हो सके, वो उसका बर्निंग मीडियम है। तो किसी भी फ्यूल में क्या क्या होता है, तो कार्बन होता है और हाइड्रोजन होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि इन विच टाइप ऑफ मोल्डिंग काउ डंग की समटाइम्स इज यूज्ड। काउ डंग मतलब क्या होता है, गाय का गोबर। तो बेंच मोल्डिंग में, ड्राई सैंड मोल्डिंग में, ग्रीन सैंड मोल्डिंग में, या ऑल ऑफ द अबव। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एसएससी के एग्जाम में बार बार रिपीट होता है ये वाला क्वेश्चन कि काउ डंग जो है वो कौन सी टाइप ऑफ मोल्डिंग में यूज़ किया जाता है। तो वो बेसिकली यूज़ करते हैं हम ग्रीन सैंड मोल्डिंग में। तो सी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि थर्मिट वेल्डिंग इज अ फॉर्म ऑफ रेजिस्टेंस वेल्डिंग, गैस वेल्डिंग, फ्यूजन वेल्डिंग, या फिर फोर्ज वेल्डिंग। तो देखिए यहाँ पर दिया है थर्मिट वेल्डिंग। थर्मिट वेल्डिंग में क्या होता है, तो ये आपका मिक्सचर होता है किसका, आयरन ऑक्साइड और आपका एल्यूमिनियम ऑक्साइड को बना करके थर्मिट वेल्डिंग बनाते हैं। और ये बेसिकली एक टाइप का फ्यूजन वेल्डिंग है। फ्यूजन वेल्डिंग में क्या होता है, तो उसको मेल्ट करके फ्यूजन स्टेट तक लेकर जाते हैं, उसके बाद में हम उसको वेल्डिंग करते हैं। और थर्मिट वेल्डिंग का यूज़ कहाँ पर होता है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो थर्मिट वेल्डिंग का जो यूज़ है वो आप कभी भी देखे होंगे, रेलवे का ट्रैक्स जो रहता है ना, रेलवे के ट्रैक्स की, रेल ट्रैक्स की मेंटेनेंस के लिए या उसका कंस्ट्रक्शन के लिए हम उसको वेल्डिंग ज्वाइंट करने के लिए हम थर्मिट वेल्डिंग का यूज़ करते हैं। यहाँ पर गैस वेल्डिंग बोला है तो ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग बोल सकते हैं। रेजिस्टेंस वेल्डिंग में कौन कौन सा आएगा आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं। फोर्ज वेल्डिंग जो है वो आपका हैमर का यूज़ करते हैं या फिर अलग से प्रेशर अप्लाई करके उसे वेल्डिंग करते हैं, तो उसको हम फोर्ज वेल्डिंग बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि द मोस्ट कॉमनली यूज्ड फ्लेम इन गैस वेल्डिंग। सबसे कॉमन फ्लेम कौन सा रहता है गैस वेल्डिंग में, न्यूट्रल, ऑक्सीडाइजिंग, कार्बोराइजिंग, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो मोस्ट कॉमनली ज़्यादातर कौन सा फ्लेम यूज़ किया जाता है गैस वेल्डिंग में, तो वो होता है आपका न्यूट्रल। न्यूट्रल में क्या होता है आपका ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन और आपका एसिटिलीन यानी कि C2H2, इन दोनों का जो प्रोपोर्शन होता है वो 1:1 ही होता है। दोनों का प्रोपोर्शन सेम होता है, ऑक्सीजन भी सेम रहेगा और आपका एसिटिलीन भी सेम रहेगा। अगर इसी में आपका ऑक्सीडाइजिंग में क्या होता है, तो ऑक्सीडाइजिंग में बेसिकली जो है आपको ऑक्सीजन है उसको बढ़ा देते हैं, यानी कि 1.2 कर देंगे, इसको 1 रखेंगे। और सेम अगर आपका कार्बोराइजिंग में बोल रहा है तो इसमें इसको 1 रखेंगे और इसको आपका 1.2 कर देंगे। इसी तरह से सारा गैस वेल्डिंग होता है। अगला क्वेश्चन है कि इन रिवर्स पोलैरिटी वेल्डिंग, रिवर्स पोलैरिटी वेल्डिंग में क्या होता है, इलेक्ट्रोड होल्डर इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव एंड द वर्क टू बी पॉजिटिव, इलेक्ट्रोड होल्डर इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव एंड वर्क टू बी नेगेटिव, या वर्क इज पॉजिटिव एंड होल्डर इज अर्थ, या होल्डर इज पॉजिटिव एंड वर्क इज अर्थ। बेसिकली रिवर्स पोलैरिटी के बारे में बात कर रहा है। रिवर्स पोलैरिटी वेल्डिंग, वेल्डिंग बेसिकली सिर्फ 2 टाइप से करते हैं, एक होता है आपका रिवर्स पोलैरिटी और एक होता है आपका स्ट्रेट पोलैरिटी। ठीक है, स्ट्रेट पोलैरिटी। तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं रिवर्स पोलैरिटी की। तो रिवर्स पोलैरिटी में क्या होता है, तो आपका जो इलेक्ट्रोड होल्डर होता है वो आपका पॉजिटिव रहता है और वर्कपीस जो रहता है वो आपका नेगेटिव रहता है। वर्कपीस आपका नेगेटिव रहेगा, होल्डर आपका पॉजिटिव रहेगा। और इसका उल्टा कर देंगे, यानी कि इलेक्ट्रोड होल्डर को अगर आप नेगेटिव कर देंगे और वर्कपीस को अगर आप पॉजिटिव कर देंगे तो वो कहलाएगा आपका स्ट्रेट पोलैरिटी। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम कि विच ऑफ द फॉलोइंग फ्यूल हैज़ द हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू। सबसे ज़्यादा हाईएस्ट कैलोरीफिक फ्यूल किसका होता है, कौन से कोल का, पिट कोल का, लिग्नाइट कोल का, बिटुमिनस कोल का, या फिर एंथ्रेसाइट कोल का। तो देखिए सबसे ज़्यादा हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू किसका रहेगा, जिसमें आपका कार्बन परसेंटेज जो है वो सबसे ज़्यादा रहेगा।
तो एंथ्रासाइट कोल में कार्बन परसेंटेज कितना होता है, तो 92% के आसपास होता है। तो इसीलिए आपका सबसे ज़्यादा हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू एंथ्रासाइट कोल का होता है। अब एग्जाम में आता है कि कितना होता है, तो वो होता है आपका 1 kg में आपका 32 मिलियन जूल्स हो सकता है, ठीक है, मिलियन जूल पर केजी, ये इसका डेफिनेट, ये आपका टोटल एग्जैक्ट क्वांटिटी हो गया। वहीं अगर बिटुमिनस की बात करें तो वो आपका 23 रहेगा, लिग्नाइट कोल की बात करें तो वो 8 रहेगा, और पिट कोल की बात करें तो 5 मिलियन जूल पर किलोग्राम। 1 किलोग्राम में 5 मिलियन जूल आपका उसमें क्या रहेगा, कैलोरीफिक वैल्यू हीट रहेगा। तो सबसे कम कार्बन परसेंटेज किस में रहता है, पिट कोल में रहता है। कितना रहता है, तो आपका 60% के आसपास रहता है। इसीलिए सबसे खराब क्वालिटी का कोल जो है वो आपका पिट कोल को माना जाता है। उसके बाद लिग्नाइट, उसके बाद बिटुमिनस, और उसके बाद सबसे अच्छा क्वालिटी का कोल जो है वो आपका एंथ्रासाइट कोल होता है। इंडिया में सबसे ज़्यादा कौन सा कोल रहता है, तो इंडिया में सबसे ज़्यादा आपका बिटुमिनस कोल पाया जाता है। तो हमारा वीडियो खत्म हो चुका है, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू। चैनल को ज़रूर लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।